आज की ये कहानी पिछले साल 2023 की है। बीकानेर की रहने वाली एक महिला की बेटी की मृत्यु लगभग 2 साल पहले हो जाती है। उस महिला का एक शौक था और वो शौक ये था कि वो अलग अलग ब्रीड्स के कुत्ते पाला करती थी। अब उसकी मृत्यु होने के बाद उस महिला के हस्बैंड ने उन सारे कुत्तों को अपनी पत्नी के घर लेकर आया और कहता है कि ये मेरी पत्नी की काफ़ी प्यारे थे, उसे बहुत पसंद थे ये। अब इसे देखने रेखने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप इसे पाल लीजिए। वो अपनी सास के यहाँ लेकर आता है और उन कुत्तों को अपने सास के हवाले कर देता है। अब उसके बाद कुछ दिनों तक इन कुत्तों को उसकी सास पालती हैं, देख रेख करती हैं, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब उनकी तबीयत ख़राब रहने लगती है तो वो एक फ़ैसला करती हैं और अपने दामाद को दोबारा बुलाती हैं और वो ये कहती हैं कि इन कुत्तों को आप वापस लेकर चले जाइए और किसी जानने वाले को आप या तो दे लीजिए या तो खुद पाल लीजिए। अब वो इन कुत्तों को वापस लेकर चले जाता है। एक कुत्ता वो खुद पालता है, बाकी 3 कुत्तों को वो अपने जानने वालों को दे देता है। अब इस तरीके से वक्त गुजरता है, उस महिला की तबीयत दोबारा सही हो जाती है। जब वो सही रहने लगती है तो वो अपने दामाद को दोबारा बुलाती है और कहती है कि बाकी के जो सारे कुत्ते हैं वो लाकर हमें दे दें, हम उन्हें पाल लेंगे। अब उसके बाद वो व्यक्ति जाता है, घर से वापस कुत्ता लेकर आता है, लेकिन लेकर गया था वो 4 कुत्ता। वापस एक कुत्ता वो नहीं लेकर आया, बाकी 3 कुत्तों को लाकर अपनी सास के हवाले करता है। जब वो महिला पूछती है कि बाकी एक कुत्ता जो था वो कहाँ पर है, जिसका नाम जैकी था, उस कुत्ते का नाम जैकी था और ये जैकी उस महिला का काफ़ी फेवरेट कुत्ता था, यानी सबसे पसंदीदा जो डॉग था उनके पास वो यही था। जब महिला पूछती है कि वो वाला कहाँ है तो वो बताता है कि असल में मेरे एक जानने वाले थे जो कि आर्मी में थे, उन्हें ये काफ़ी पसंद था और उन्होंने फरमाइश की कि ये मुझे दे दे, मैं इन्हें पालूंगा, तो मैंने उनको दे दिया। अब उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, वो अलग जगह पर रहने लगे हैं और भारत के किस कोने में इस वक्त हैं वो मुझे नहीं मालूम। महिला ये सुनती है, महिला से जब ये बता देता है, महिला कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वो देख रेख कर रहा है कोई एक बंदा, उससे कोई हर्ज नहीं है। अब उसके बाद वक्त गुजरता है, इस बीच जो 3 कुत्ता वो लाकर घर पर छोड़ा था, उन कुत्तों में से एक कुत्ते की तबीयत ख़राब हो गई। अब उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो पेट स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। उनमें से एक डॉक्टर आता है और इस कुत्ते का इलाज करता है। इसी बीच अचानक वो डॉक्टर कुछ बात बोलता है जो सुनने के बाद उस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि आई एम सॉरी, जो आपका जैकी था उसे मैं नहीं बचा पाया, मैं शर्मिंदा हूँ। अब ये सुनने के बाद महिला काफ़ी कंफ्यूज थी। वो कहती है आप क्या कह रहे हैं, वो तो किसी व्यक्ति के पास है, वो देख रेख रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है। डॉक्टर ये सुनता है, कहता नहीं, वो घबराता है। वो कहता है अरे आपके दामाद मेरे पास लेकर आए थे, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसका मैंने इलाज करने की कोशिश किया लेकिन वो बचा नहीं, मैं उसे बचा नहीं सका। जैसे ये महिला ये बात सुनती है वो कंफ्यूज हो जाती है, फिर ये इंतज़ार करती है कि उसका दामाद आएगा तो उससे पूछेगी। वो वक्त गुजरता है, 1-2 दिन बाद उसका दामाद घर पे आता है, उसको बुलाया जाता है और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि जैकी कहाँ है। वो कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो कि मेरा पड़ोसी था, वो आर्मी में था, उसे ये बहुत पसंद था इसलिए मैंने उसे दे दिया, अब वो कहाँ पर है उसे नहीं पता है। महिला ये सुनती है, महिला कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, वो मर गया है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे। वो कहे नहीं। अब उसके बाद फिर वो सारी बात बताता है जो उस डॉक्टर ने बताई थी, तो ये घबराता है। फिर महिला एक बात कहती है कि मुझे शक है कि जिस तरीके से इस कुत्ते की बात तुमने छिपाई है, तुमने ही इसे मारा है, उसी तरीके से तुमने मेरी बेटी का भी कत्ल किया होगा और हम लोगों से ये बात तुमने छिपाई। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग अपनी ख़याली पुलाव बना रहे हैं। अब उसके बाद ये वहाँ से निकल जाता है। अब ये मामला होने के बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 2020 जब इस कहानी की शुरुआत होती है, उस वक्त क्या हुआ था ये वहाँ पर सोच चली जाती है। असल में होता ये है कि बीकानेर की रहने वाली एक फैमिली, जिस फैमिली में जो महिला है उसका नाम रेणु चौधरी है, उसका एक पति और उसकी एक बेटी है। बेटी जो कि एक आज़ाद ख़याल की थी, इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी, काफ़ी पैसे वाले थे, इनका उस एरिए में काफ़ी रसूख था, बड़े बड़े लोगों से पहचान थी इनकी। इनकी बेटी आज़ाद ख़याल की थी, वो अपने घर से यानी बीकानेर से अक्सर जयपुर आया करती थी। वो एक दिन जयपुर आती है और उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। उस व्यक्ति से मुलाकात धीरे धीरे उसकी बढ़ती है, दोस्ती होती है, दोस्ती फिर एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो जाती है। फिर इनके बीच ऐसा रिलेशन हो जाता है कि अब ये लोग आपस में शादी करना चाहते हैं। शादी करने के लिए ये अपने घर वालों से इजाज़त लेना चाहते हैं,
घर वाले इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे, वो इसका ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन रेणु चौधरी की बेटी मोनालिसा एक आज़ाद ख्याल की थी। वो क्या करती है कि अपने हस्बैंड यानी उस व्यक्ति के साथ जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद वापस वो घर आती है। अब घर वालों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता था सिवाय उनको एक्सेप्ट करने के, यानी इकलौती बेटी थी वो उनकी। इस तरीके से अब इनके बीच रिश्ता काफ़ी अच्छा होने लगा, दोनों के बीच आना जाना, दोनों के घर वालों के बीच आना जाना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरता है, लगभग 2 महीना गुजरने के बाद 2020 के दिसंबर में यह मामला होता है। अब 2021 आ जाता है। 2021 की फरवरी में होता यह है कि मोनालिसा की माँ यानी रेणु चौधरी के यहाँ एक कॉल आती है, और कॉल वही उसके हस्बैंड ने किया था। मोनालिसा के हस्बैंड ने अपनी सास को कॉल किया और वही कहा कि मोनालिसा की तबीयत ख़राब है, उसे कोरोना हो चुका है, और इस तरीके से हम उसे अलग एक आइसोलेशन में रखे हुए हैं। जब वो ये बताता है, फिर 2 दिन बाद रिटर्न कॉल करता है। रिटर्न कॉल करने के बाद ये कहता है कि उसकी मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कोरोना का टाइम, कोई दूसरे की लाश देखने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के घर जाने के लिए तैयार नहीं, कांधा देने के लिए लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि साल 2021 एक तेज़ पीरियड था कोरोना को लेकर। अब वो ये कहता है कि मोनालिसा की जो आखिरी रस्म है उसने अदा कर दी। अब वो उसकी अस्थि को विसर्जन करने के लिए हरिद्वार भी जाएगा, और वो हरिद्वार चला भी जाता है। अब उसके बाद वक्त गुजरता है, और इस तरीके से वापस से जब इस मामला होता है, कुत्तों का अदल बदल होता है, हेरा फेरी होती है। इसी बीच जब उस कुत्ते की मौत की बात आती है, फिर मोनालिसा की माँ को यानी रेणु चौधरी को यह ख्याल आता है कि हो सकता है ये मामला इसने गड़बड़ किया, यानी इसने कत्ल किया, और ये कोरोना की आड़ में इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब ये मामला होता है तो मोनालिसा की माँ यानी रेणु चौधरी अपने हस्बैंड से ये बात बताती है। अब हस्बैंड को सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती है, यानी एक एक बात वो रिकॉल होती है कि आखिर ये मामला कैसा है। क्योंकि उसके हस्बैंड ने यानी रेणु चौधरी के हस्बैंड ने जब इस मामले की तफ्तीश की, उसकी माँ से बात की और अपने दामाद से बात की, तो दोनों की बात में फ़र्क था। यानी दामाद ये कहता कि उसकी तबीयत इस दिन ख़राब हुई थी, तो उसकी सास यानी उसकी माँ जो थी वो कहती कि फ़लाँ दिन ख़राब थी। इस तरीके से कब अस्थि विसर्जन के लिए गया, कब वो आखिरी रस्म उसकी चिता को आग लगाना था वो कब लगाई गई, ये सब कुछ जो डेट थी वो अदल बदल थी, फ़र्क था। अब इस तरीके से उसे सारा शक होने लगा, क्योंकि वो रसूख रखते थे, काफ़ी पहचान थी उनकी। वो पहुंच जाते हैं वहाँ के डीजीपी के पास। डीजीपी से जाके अपनी इस कहानी को शेयर करते हैं। वो बताते हैं डीजीपी ने एसपी को ऑर्डर दिया कि इस मामले की जांच की जाए, और जांच के लिए दोबारा से अब उसके दामाद को उठाया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जब उसको उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो ये वही कहानी सुनाता है। वो यही कहता है कि इस तरीके से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर उसे इस हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, वहाँ से फिर उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद फिर हम लोग फलां शमशान घाट में गए, वहाँ पर उसकी आखिरी रस्म जो अदा करनी थी वो उसको अदा किया गया। इस तरीके से पुलिस जब उसके बयान को नोट कर लेती है, अब उस हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर पता लगाती है कि इस तरीके का कोई मरीज़ कोरोना पीरियड में आया था क्या, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद कोरोना का मामला हल्का हो चुका था। अब पुलिस हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पूछताछ करती है कि क्या मोनालिसा नाम की कोई मरीज़ यहाँ पर भर्ती थी। कोई लिस्ट सामने नहीं आती कि इस तरीके की कोई मरीज़ यहाँ पर भर्ती थी। फिर वो शमशान घाट जाते हैं। शमशान घाट में भी कोई कुछ नहीं पता चलता कि हाँ इस तरीके की कोई महिला की लाश को यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया गया हो। अब पुलिस वाले को शक बढ़ने लगता है। अब पुलिस वालों को ये क्लियर हो चुका था कि ये मामला कुछ और है, यानी वो बातों को छिपा रहा है। इस तरीके से अब उसे दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है। फिर असल में कहानी जो निकल कर सामने आती है वो ये होती है कि जब 2020 में इन लोगों की मुलाकात हुई और इन्होंने आपस में शादी कर ली। शादी की जो वजह थी वो थी पैसा, यानी मोनालिसा के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, और उसे पता चलता है उसके हस्बैंड को कि मोनालिसा अभी कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी बेची है, और उसके पास काफ़ी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास पैसा है। ये पैसे को देखते हुए उसने मोनालिसा से शादी किया था। मोनालिसा और ये दोनों के बीच में प्यार होता है। प्यार के बाद फिर आपस में ये लोग शादी करते हैं, और शादी का कुछ ही महीना गुजरा था कि मोनालिसा को एक बात पता चलती है, और वो बात ये होती है कि उसके हस्बैंड ने उससे ये तीसरी शादी की है, यानी उससे पहले उसकी 2 बीवी पहले से। जैसे ये पता चलता है इनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होने के बाद अब मोनालिसा ये तय करती है कि तुम बगैर इजाज़त के मेरे घर से बाहर नहीं निकलोगे, और जहाँ तुम जाओगे मुझे अपडेट करोगे तुम इस वक्त कहाँ हो। वो एक एक पल पल की वो खबर मोनालिसा अपने हस्बैंड की लिया करती थी। इस तरीके से जब उसके हस्बैंड को
एक कैद महसूस हुई, यानी उसे ये लगा कि वो किसी के दबाव में रह रहा है, तो उसने एक प्लान बनाया। और प्लान ये था कि मोनालिसा अपने पैसे को उड़ा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने 1 करोड़ की एक ज़मीन बेची थी, जिसमें से 30 लाख वो अपनी माँ रेणु चौधरी को देती है, बाकी 70 लाख रुपए वो अपने पास रखती है, उसमें से अपने ऐश व इशरत के जो भी सामान होते उसे लेती, पहनावे ओढ़ावे में खर्च करती वो। अब इसको ये लगता है कि ये पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि अब इसे पता चल गया कि मेरी पहले से 2 पत्नियाँ हैं, तो अब ये मेरे ऊपर खर्च नहीं करेगी। इस वजह से प्लान बनाता है कि इसे रास्ते से हटाएगा वो, और हटाने के लिए वो वक्त का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच साल 2021 में कोरोना आ जाता है। कोरोना आने के बाद अब वो ये सोचता है कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा इसकी हत्या करने के लिए। इस बीच ना तो कोई लाश देखने आता है, ना तो कोई कांधा देने आता है। यही सही मौका है इसको रास्ते से हटाने के लिए। वो ये करता है, उसे पता चलता है कि रोज़ रात में मोनालिसा दूध में रसगुल्ला डालकर खाया करती है। अब ये जैसे ही उसको पता चला, वो एक रात उसी दूध और रसगुल्ले की गिलास में ढेर सारी नींद की गोलियां डाल देता है। अब नींद की गोलियां वो डालता है, मोनालिसा उसे पीती है। मोनालिसा के पीने के बाद वो नींद में आ जाती है। अब इस बीच वो तकिया उठाता है और उस तकिए से उसके मुंह को दबाता है। जब तक कि वो मर नहीं गई, तब तक वो उसके ऊपर उस तकिए से वार करता रहा, यानी दबाता रहा उसको। और जब उसकी जान निकल गई, उसे यकीन हो गया, तो वो उसे हटाता है। अब इस तरीके से जब उसकी मौत हो जाती है, आस पड़ोस वाले पूछते हैं कि किस तरीके से मौत हुई, वो तो ये बताता है कि वो सीढ़ी से गिर गई थी और उसके बाद फिर इसकी मौत हो गई। क्योंकि पड़ोसियों को इसलिए ये बताया था कि उन्हें ये लगता कि अगर इसे कोरोना हुआ तो ये तो सबके साथ मिलजुल रही थी, ये अलग नहीं थी, तो कैसे एक बैग कोरोना हुआ, एक बैग मौत हो गई। इसलिए वो अपने पड़ोसियों को ये बताता है कि ये सीढ़ी से गिर गई थी, बाकी अपने ससुराल वालों को बताता है कि इसे कोरोना हो गया था। अब इस तरीके से वो सारी प्लानिंग को अंजाम दे रहा था। फिर वो ये करता है कि अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाता है, दोस्तों के साथ फिर इसको लेकर जाता है वहाँ के एक म्यूनसिपल, जयपुर के म्यूनसिपल शमशान घाट में। वहाँ पर लेकर जाने के बाद फिर उसकी जो आखिरी रस्म होती है उसे अदा करता। फिर उसकी जो अस्थि थी उसे वो हरिद्वार लेकर जाता, वहाँ पर विसर्जन करता और उसके बाद फिर वापस आता। अब इस बीच वो सारी कहानी अपने ससुराल वालों को ये बताता है, और उसके बाद जब फिर ससुराल वाले पुलिस वाले को बताते हैं, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं, तो ये कहानी सारी निकल कर सामने आती है। अब इस कहानी निकल के सामने आने के बाद उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया जाता है, दोस्तों से प्रेशर डाला जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। तो सारी कहानी जब सच सामने आ जाता है, सब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है। उस बीच अदालत ने एक और रूल निकाला। इस मौत की वजह से एक और रूल बनता है। वो रूल ये था कि जब भी किसी व्यक्ति की मौत होगी और उसे शमशान घाट में लेकर जाकर उसकी आखिरी रस्म को अदा किया जाएगा, उसकी अस्थियों को आग लगाया जाएगा, उससे पहले वहाँ पर लगभग उस अस्थि के साथ आने वाले लोगों के साथ 5 लोगों के आईडी कार्ड वहाँ पर लगाने होंगे। और छठा ये कि जिसकी मृत्यु हुई उसकी भी आईडी यहाँ पर जमा करनी होगी, यानी उसके प्रूफ को यहाँ पर देना होगा। इस तरीके से अदालत ने एक कानून बनाया, और ये कानून सिर्फ शमशान घाट के लिए नहीं बल्कि वहाँ के कब्रिस्तान के लिए भी था। यानी कब्रिस्तान में भी अगर किसी को दफन किया जाता है तो उससे पहले उसकी आईडी प्लस 5 लोगों की आईडी ये जमा करना होगा। उसके बाद आप उसकी आखिरी रस्म जो है वो अदा कर सकते हैं। यह थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।